नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की टॉपिक है फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण। जी दोस्तों, आज इसी पे हम अध्ययन करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे इससे, और इसके से रिलेटेड जो एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण। जैसा कि मैं एक और बात बता दूं आपको कि मैं डेली कहता हूं कि जो लोग चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, लाइक करना मत भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, इतना काम आप जरूर करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है अंतःक्रिया विश्लेषण। इसके अंतर्गत दोस्तों हम जानेंगे इसकी मीनिंग को, इसके डिफिनेशंस को, इसके लिमिटेशन को भी जानेंगे अंतःक्रिया विश्लेषण के, और जो फ्लैंडर्स का मुख्य रूप से उसी पे आज फोकस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है अंतःक्रिया विश्लेषण, क्या है इसकी मीनिंग देखते हैं। पहले जानते हैं अंतःक्रिया। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं अंतःक्रिया क्या होती है, इंटरेक्शन क्या होता है। तो शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम अंतःक्रिया करते हैं। विश्लेषण क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में, उसी का हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसे हम अंतःक्रिया विश्लेषण करते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थियों में जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसके निरीक्षण और अंकन यानी ऑब्जर्वेशन एंड कोडिंग को ही अंतःक्रिया विश्लेषण यानी इंटरेक्शन एनालिसिस कहते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। किसको महत्व दिया जाता है दोस्तों, एक बात इसमें याद रखिएगा, शाब्दिक संप्रेषण को यानी वर्बल कम्युनिकेशन को महत्व दिया जाता है। एक डिफिनेशन है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओबर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि विशिष्ट चरों को पहचानने, वर्गीकृत करने, अध्ययन करने तथा मापने की विधि को जब वे अनुदेशात्मक अधिगम परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति विधि उसे कहते हैं। तो ये डिफिनेशन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ली जाती है। ठीक है, अब जानेंगे हम दोस्तों फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति क्या है, इसकी बात करेंगे हम। इसको हम जो है फ्लैंडर्स के 10 वर्ग की पद्धति भी नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण के नाम से जानते हैं, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति के नाम से जानते हैं, फिर फ्लैंडर्स की 10 वर्गीय पद्धति के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका विकास कब हुआ है तो 1960 में इसका विकास किया था फ्लैंडर्स ने। फ्लैंडर का पूरा नाम है नेड ए फ्लैंडर। अब इसके हम जानेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो है, देखिए दोस्तों, पहला उद्देश्य है शिक्षक के व्यवहार को पहचान करना, यानी जो कक्षा इन क्लास रूम में जो शिक्षक का व्यवहार होता है उस व्यवहार को पहचानना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है जो शिक्षक के व्यवहार से संबंधित वस्तुनिष्ठ आंकड़े हैं यानी ऑब्जेक्टिव डाटा हैं, क्रमबद्ध अभिलेख सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हैं, उसको क्या करना है, इकट्ठा करना, ये भी दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका, उपचारात्मक व्यू रचनाओं का निर्माण करना होता है। इसी से संबंधित जो उपचारात्मक व्यू रचना है उसका निर्माण करना इस फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण की तीसरी ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका मान्यताएं क्या हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो लिमिटेशन में आप देखेंगे पहला पॉइंट दिया गया है कक्षा वातावरण महत्वपूर्ण। जी दोस्तों, कक्षा वातावरण महत्वपूर्ण क्यों होता है इसको जानेंगे। अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है कक्षा वातावरण में ही होती है, इसलिए जो है इसका महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा लिमिटेशन है शिक्षक का व्यवहार, और शिक्षण में जो है शिक्षक का व्यवहार बहुत प्रभाव डालता है, इसलिए दूसरा लिमिटेशन है। थर्ड क्या है, प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक का जो है छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक कैसा, देखिए कक्षा कक्ष व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा, फीडबैक के द्वारा, तो ये फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन क्या है, व्यवहार का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से होना चाहिए। जो शिक्षक का व्यवहार है उसका निरीक्षण कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। 6 क्या है, टीचर और स्टूडेंट का आपसी संबंध प्रजातांत्रिक मूल्यों के पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे क्या है शाब्दिक व्यवहार है। यहाँ पे इसको जो है शाब्दिक व्यवहार कहा गया है क्योंकि जो क्लासरूम में अशाब्दिक व्यवहार की अपेक्षा शाब्दिक व्यवहार पर अधिक विश्वसनीयता से निरीक्षण किया जाता है, इसलिए जो है 7वां लिमिटेशन जो है शाब्दिक व्यवहार है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं क्या है। देखिए, इस विधि का विकास जो है शाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया है, इसमें जो है अशाब्दिक व्यवहारों को शामिल नहीं किया गया है। तो जो है
फ्लेंडर्स का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है उसमें किसको महत्व दिया गया है, तो शाब्दिक संप्रेषण को, वर्बल कम्युनिकेशन को महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं कि शाब्दिक व्यवहारों को फ्लेंडर्स ने कितने वर्गों में या कितने श्रेणियों में डिवाइड किया है। तो देखिए फ्लेंडर्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्लेंडर्स ने शाब्दिक व्यवहार को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है और 10 श्रेणियों को इन्होंने कितने, वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वर्बल बिहेवियर को इन्होंने 3 खंडों में डिवाइड किया है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है जो है आपका टीचर टॉक, दूसरा प्यूपिल टॉक और तीसरा जो खंड है वह है साइलेंस जिसको और कन्फ्यूजन। तो देखिए जो है जैसा कि इसमें कहा गया है कि शाब्दिक व्यवहारों को इन्होंने 10 श्रेणियों में विभक्त किया है। तो पहले, और इन 10 श्रेणियों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। तो पहले खंड के अंतर्गत टीचर टॉक के अंतर्गत 7 श्रेणियाँ आती हैं, प्यूपिल टॉक के अंतर्गत जो होता है 2 श्रेणी आती हैं और साइलेंस के अंतर्गत 1 श्रेणी आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए टीचर टॉक क्या होता है इसको हम जानेंगे। इसमें जो होता है 2 पक्ष होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो 7 दिया गया है, जो 7 वर्ग दिया गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इनडायरेक्ट जो है उसमें 4 आते हैं और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में 3 आते हैं। तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए पीपुल टॉक में 2 बातें आती हैं, विद्यार्थी वार्ता और विद्यार्थी वार्ता में पहल, ये 2 बातें आती हैं और साइलेंस में 1 आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम खंड की, टीचर टॉक की, जिसको हम शिक्षक वार्ता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है जो 7 वर्ग हैं उसको हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है देखिए दोस्तों, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा पेज। देखिए क्या है, शिक्षक वार्ता में 2 बातें आती हैं, एक अप्रत्यक्ष वार्ता और दूसरी होती है प्रत्यक्ष वार्ता, यानी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और दूसरा जो होता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अप्रत्यक्ष वार्ता में क्या होता है, इसमें जो होता है छात्र की क्रियाओं को महत्व दिया जाता है और प्रत्यक्ष वार्ता में जो होता है शिक्षक के क्रिया को महत्व दिया जाता है। तो जो है ये, आइए हम जानते हैं। अप्रत्यक्ष वार्ता में पहला क्या है, एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, यानी भावनाएं स्वीकृति करना, यानी जो है जो छात्रों की भावनाएं हैं उसको छात्र जो है शिक्षक द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो भी भावनाएं हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेज और इनकरेजमेंट, जो छात्र की जो भी क्रिया होती है, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए और प्रशंसा करता है, इसके अंतर्गत जो है टीचर। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक्सेप्टिंग और यूजिंग आइडियाज, इसमें जो होता है विचारों की स्वीकृति या प्रयोग करना, यानी जो छात्र जो है अपनी समस्या को शिक्षक से बताता है, शिक्षक उस समस्या को ऊपर आधारित अपने जो विचार प्रकट करता है वह क्या कहलाता है, एक्सेप्टिंग और यूजिंग आइडियाज कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चन के अंतर्गत क्या जानेंगे, इसमें देखिए क्या दिया जाता है कि जो शिक्षक होता है जब वह लेक्चर दे रहा होता है तो बीच में जो क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को वह क्या करता है, सुन करके उस पर कोई जवाब नहीं देता है। तो यह जो होता है आस्किंग क्वेश्चंस होता है। जानेंगे नेक्स्ट क्या है, दूसरे पे प्रत्यक्ष वार्ता में क्या है, यानी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है। इसके अंतर्गत जो है शिक्षक के क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। शिक्षक की क्रियाएं महत्व में पहले देखिए 5वां वर्ग क्या है, लेक्चर यानी व्याख्या। इसमें जो है शिक्षक जो है व्याख्या देता है। फिर 6वां का है, जो 6वां जो है आपका दिया गया है गिविंग डायरेक्शन। इसमें जो है शिक्षक छात्रों से तो क्या करता है, डायरेक्शन देता है, यानी दिशा निर्देश देता है। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट जो होता है खड़े होकर प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के बाद शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर देता है और क्या करता है, कहता है कि आप बैठ जाइए या तो खड़े होकर किताब को पढ़िए। तो ये क्या कहलाती हैं, गिविंग डायरेक्शन कहलाती हैं। क्रिटिसाइजिंग क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग ये होता है दोस्तों कि जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो उसके बीच में दौरान जो कुछ आउट ऑफ पॉइंट जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा जो है उसकी आलोचना करी जाती है छात्र की, तो वह क्या कहलाता है, क्रिटिसाइजिंग कहलाता है। ये रही शिक्षक वार्ता के अंतर्गत कुछ जो है 7 पॉइंट थे, ठीक है, 7 वर्ग थे। अब जो कि आप हमने बताया कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे दूसरा क्या है, पीपुल टॉक। पीपुल टॉक के अंतर्गत 2 बातें आती हैं जिसमें आपको विद्यार्थी वार्ता और जो है विद्यार्थी वार्ता में पहल। देखिए विद्यार्थी वार्ता में क्या होता है कि जो है छात्र क्या करते हैं कि
प्रत्युत्तर यानी जो शिक्षक होता है क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन का जो उत्तर दिया जाता है विद्यार्थियों द्वारा वह क्या कहलाता है, विद्यार्थी वार्ता कहलाता है। अब विद्यार्थी वार्ता में पहल क्या होता है, विद्यार्थी वार्ता में पहल वह होता है दोस्तों कि जो है कि शिक्षक क्या करता है, छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने की छूट देता है और उसी विचारों को छूट के दौरान जो है उनके छात्रों के विचारों के दृष्टिकोणों का विकास होता है और बोलने की स्वतंत्रता होती है और उसमें क्या होता है, शिक्षक भी शामिल होता है। तो वह क्या कहलाता है, विद्यार्थी वार्ता में पहल। ठीक है, अब बात करेंगे साइलेंस और साइलेंस या अव्यवस्था की। देखिए साइलेंस अव्यवस्था वह 10वां वर्ग है। इसके अंतर्गत जो है जो पर्यवेक्षक होता है वह यह भी नहीं समझ पाता कि क्लास में हो क्या रहा है, तो वह को क्या कहलाता है, चुप्पी या अव्यवस्था कहलाती है। तो ये रहे 10 वर्गीय पद्धति जिसको हम फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण को 10 वर्गीय पद्धति के नाम से इसीलिए जानते हैं। ठीक है, अब इस पर देखेंगे आधारित कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पर आधारित है। क्या आधारित है, शाब्दिक अंतःक्रिया पर, अशाब्दिक अंतःक्रिया पर और शांति पर और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण आधारित है वह है शाब्दिक अंतःक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास कब किया। तो दोस्तों अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास जो है 1960 ईस्वी में किया। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण है उसे हम अंतःक्रिया विश्लेषण की जो है 10 वर्गीय पद्धति को नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।